नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ अनकही बातें। और आज है रविवार, जिसका रहता है आपको इंतज़ार, और हम अनकही बातें में आपको मिलवाते हैं ख़ास शख्सियत से। आज शख्सियत नहीं बल्कि शख्सियतों से हम आपको मिलवा रहे हैं। हमारे बालाघाट शहर की एक विशिष्ट दंपत्ति, या हम यूं कहें कि हमारे बालाघाट नगर की प्रथम नागरिक भारती ठाकुर जी और उनके पतिदेव सुरजीत सिंह ठाकुर जी से। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। चूँकि मैंने कहा कि बहुत विशिष्ट दंपत्ति से हम हमारे पूरे दर्शकों को मिलवा रहे हैं, तो ये जो आपका दाम्पत्य जीवन रहा, इसकी शुरुआत हुई, यहाँ से हम आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आपका विवाह कब हुआ? आपने सुरजीत जी बताइए, भारती जी को कब देखा, कैसे पसंद किया, ये बताएं। देखिए, जैसे हमारी परंपरा है, विवाह हमारा हुआ 2007 में, और हमारे माता पिता ही हमारे वैवाहिक जीवन में किसका आगमन होना चाहिए ये तय करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और चूँकि जब हमारे माता पिता कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सही ही होता है। तो जिस समय हमारा विवाह पक्का हुआ था तो मैं बालाघाट में नहीं था, मैं बेंगलोर में था, गुरुदेव के पास। और जब ही हमारे मम्मी पापा ने पूछा और मैंने शहर स्वीकार करके वो चीज़ को मान लिया था। तो देख लिया था पहले आपने? कभी हम मुलाकात हुई थी? हाँ, नहीं देखे हुए जानते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हमारा विवाह हो सकता है। अच्छा। उस नज़र से कभी हमने नहीं देखा था। लेकिन चूँकि माता पिता अगर कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पे जैसा 15 साल के इस जीवन में देखें तो उनका निर्णय बहुत सही निर्णय होता है। भारती जी, आप बताएं, आपका कैसा अनुभव रहा? सेम कंडीशन, पहले से सब कुछ देखा हुआ था। और मैं यहाँ एक बार पहले आ भी चुकी थी शादी के पहले। एक पूजा थी हमारे यहाँ घर में, 16 सोमवार का उद्यापन। और हमारा एक दूर का रिलेशन भी है, तो बहुत ज़्यादा यानी मुझे दिक्कत नहीं हुई, एक तो एडजस्ट होने में भी। और सारे लोग अपने ही वाले थे, उन्हीं के बीच में मैं आई, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपना मायका छोड़ के ससुराल आई हूँ। और इनको भी मैंने देखी थी पहले तो, और सब मम्मी पापा की चॉइस से हुआ, तो उनने जो फैसला किए तो अच्छा ही किए ना, बहुत अच्छा। जी। ये बताएं भारती जी कि आप कहाँ पर जन्मी और शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? क्योंकि आज आप जिस स्थान पर हैं वो बालाघाट में एक महिला को वो स्थान मिल पाना अपने आप में बहुत विशिष्ट है। तो शुरुआत से शुरू करें तो कहाँ आपका लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ जन्म हुआ? मेरा जन्म जिला सिवनी छपारा में हुआ है, और मेरे डैडी प्रोफेशन से डॉक्टर हैं। और एक बहुत ही सीमित परिवार से हूँ मैं। मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटी हूँ, और मेरे से छोटा एक भाई है। और वहीं यानी हमारी फैमिली सब छपारा में ही है, सारे रिश्तेदार भी। और मेरा प्रारंभिक शिक्षा से लेके मैंने बीए तक का अपना ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई छपारा से ही की, क्योंकि वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था। और मेरा 12th तक मेरा साइंस सब्जेक्ट था, पर साइंस कॉलेज नहीं होने की वजह से मुझे मजबूरन सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा। फिर मैंने बीए किया, शादी के बाद मैंने एमए किया, और फिर मैंने फार्मेसी की 12th बेस पे, जो फार्मेसी का फिर मैंने फॉर्म भरा, और डी फार्मा फिर यहाँ से शादी के बाद ही किया मैंने। अच्छा, तो ये आपकी शिक्षा दीक्षा का दौर रहा। लेकिन सुरजीत जी, आपने कब सोचा कि अब जो है ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं, इन्हें अपने साथ, अब चूंकि आप राजनीति में काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं, जनसेवा की दृष्टि से भी देखें तो समाज सेवा का भी आपका एक अच्छा खासा अनुभव रहा, कब से आपने इस क्षेत्र में भारती जी को अपना सहयोगी बनाया? देखिए, जब से हमारा विवाह हुआ उसके बाद से ही हर समय वो मेरे सहयोगी की भूमिका में रही, क्योंकि बिना पत्नी के सहयोग के किसी भी क्षेत्र में काम कर पाना संभव नहीं होता। क्योंकि घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, तो उन्होंने हर समय मेरा सहयोग करी। और चूँकि मैंने ही, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो मैंने उनके आचार व्यवहार विचार से ये समझ गया था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए अच्छे सेवा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों मिलकर सक्रिय रूप से आर्ट ऑफ लिविंग में सेवा साथ में ही करते थे। राजनीतिक तौर पे शुरुआत में
ज़रूर घर से बाहर निकल के साथ में ऐसे सेवा कार्यों में नहीं रहते थे, लेकिन सामान्य तौर पर आपको बता दूं कि कभी कभी हमारी राजनीतिक प्रेस नोट भी भारती ने मेरे को बना के दी है, तो उससे अंदाज़ा लग जाता था कि उसकी क्या सोच है। जी, तो ये बताएं भारती जी, आप चूंकि एक घरेलू स्त्री रही हैं, गृहिणी रही हैं, और अब बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र की प्रथम नागरिक, कितना बड़ा एक अंतर इस पूरे जीवन में आपने देखा अब तक? बहुत अंतर है, और एक मैं यूँ कहूँ कि एक टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि जब तक हमें परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, खासकर उस महिला को जो एक जॉइंट फैमिली में रहती है, जब तक उस परिवार में रहने वाले सारे लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले कोई भी महिला कुछ नहीं कर सकती यदि हम एक जॉइंट फैमिली में हैं। और चूंकि मेरे लिए ये प्लस पॉइंट है कि मेरे ससुराल के सारे लोग बहुत समझदार हैं, मुझे हमेशा से उन्होंने कोऑपरेट किया और कभी मुझे आगे बढ़ने में मतलब दिक्कत नहीं हुई। सास ससुर, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, चाचा ससुर, चाची सास, देवर देवरानी, सब बहुत मतलब सारे लोग बहुत अच्छे हैं, और सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया जिस भी फील्ड में मतलब मैं रही। और घर में भी मुझे उतना ही मान सम्मान मिला एक बड़ी बहू के रूप में। और उसके बाद जब मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया तो मम्मी पापा से पूछ के ही इन्होंने भी, और मुझे जब मैं इस फील्ड में आई तो उनने अपनी रजामंदी दी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब है साथ में और सब मिलजुल के अच्छे से होगा। और फिर उसके बाद बच्चे हैं तो बच्चों को भी संभालना, घर देखना, तो ये सब सिर्फ नौकर चाकरों के भरोसे नहीं हो सकता कोई भी काम जब तक घर के लोग हमें सपोर्ट नहीं करते। और मेरे लिए ये अच्छी चीज़ है कि मैं एक भरे परिवार से हूँ और मुझे सबका बराबर सहयोग मिलता है। तो कहीं भी किसी कार्यक्रम में हो आना जाना, मीटिंग या मेरे खुद के नगर पालिका के जो आयोजन, तो मुझे कभी उस चीज़ में दिक्कत नहीं होती और सब बहुत अच्छे से हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी इच्छा शक्ति होना चाहिए, क्योंकि मेरा पहले से ही रूटीन मेरे पति के साथ हमारा सुबह से ही जल्दी 4:30-5 बजे से उठ के हम मॉर्निंग वॉक पे जाना और फिर अपना योगा ध्यान, तो सारा शेड्यूल हमारा हम ऐसा फिक्स करके रखते थे। भले से मैं घर से नहीं निकलती थी, मेरे घर में ही जो भी रहता था, तो बहुत मेरा पहले से ही मेरी आदत रही है कि मैं घड़ी देख के टाइम टू टाइम हर चीज़ यानी कर लेती थी। और उस चीज़ का मुझे बाद में फ़ायदा मिला कि एक जो एनर्जेटिक लेवल होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही वो चीज़ पता चल जाती है। तो वो सब करने में बहुत अभी भी मुझे आसानी होती है, मुझे कभी उस चीज़ की डिफ़िकल्टी नहीं हुई और आगे भी मुझे विश्वास है कि सब बहुत अच्छे से ही होगा। सुरजीत जी, आप एक गैर राजनीतिक परिवार से हैं, आपसे पहले इस क्षेत्र में कोई नहीं था। राजनीति के क्षेत्र में आने की कैसे सोची आपने और किस तरह से आपने अपने आप को इसके लिए साधा? विशेष तौर पर नगर पालिका चुनाव की हम बात करें तो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़वाना भारती जी को और उसके बाद अध्यक्ष बनने तक का ये जो सफ़र रहा आपका, ये किस तरह का रहा? देखिए, आज एक तो सबसे पहले कि विवेकानंद जी को मैंने बहुत पढ़ा, बहुत जाना और बहुत छोटे छोटे उनके जो विचार जो हमको जीवन में प्रेरणा देते हैं। तो जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा तो उस समय एक युवा होने के नाते जुनून था और हमारे एक छोटे भाइयों की टीम थी विद्यार्थी परिषद की, गजेंद्र, सिद्धार्थ, सुरेंद्र, राजेंद्र, गौरव। तो इनके कारण मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा था। ये मेरे से छोटे थे लेकिन वो मेरे से पहले से थे। और जब छात्र राजनीति में हम काम करते रहे तो एक देशभक्ति, राष्ट्र सेवा और लोगों का सहयोग करना, एक ऐसा जुनून अंदर रहता था। और कभी भी मेरा उद्देश्य राजनीति में रहते हुए पदों को पाना नहीं रहा। जैसे आज भी मेरी पत्नी के तौर पे भारती को जिम्मेदारी मिली नगर पालिका अध्यक्ष की, पार्षद की, तो हमारा उद्देश्य इस पद को पाना नहीं था। ऐसे ही राजनीति में मैं जब भी रहा तो चाहे मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष बना, नगर अध्यक्ष बना, भाजपा नगर अध्यक्ष बना, तो मैं अचीवमेंट नहीं मानता था। मैं ये मानता था कि हमको इतनी बड़े संगठन में सेवा करने का अवसर मिल रहा है और उस अवसर को पाके हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ये मेरा हर समय उद्देश्य रहता है। तो ऐसा ही जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग में भी सक्रिय रहकर बहुत लोगों के, क्योंकि मेरे खुद के जीवन में अगर मैं मानूं
सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कहीं आया है तो वो आर्ट ऑफ लिविंग गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से जुड़ने के बाद आया है। और जो हम राजनीति में रहते हुए जो काम कर रहे हैं, लगभग वही सब रास्ते गुरुदेव भी बताते हैं सेवा करने के। तो हमारा एक मार्ग में चलकर 2 लक्ष्य हमारे तय हो रहे हैं और साध पा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का भी लक्ष्य वही है और जिस संगठन जिस विचारधारा में हम काम कर रहे हैं उसका भी लक्ष्य वही है। तो इसलिए मुझे एक जुनून रहता है राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए सेवा करने का। मेरा मूल उद्देश्य यही रहा और मैं इसलिए ही राजनीति में हूँ। और मैं राजनीति में कभी भी पदों की चिंता नहीं करता और ईश्वर की कृपा से एक अच्छा राजनीतिक दल हमको मिला है, जहाँ एक विचारधारा है, जहाँ एक नेतृत्व है। और आज हमारे पास स्थानीय स्तर पे भी अगर हम बात करें तो हमारे पास गौरी शंकर बिसेन जी जैसे एक बड़ा नेतृत्व करता है व्यक्तित्व है, जिनके व्यक्तित्व से भी मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ और उनके जीवन से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने सीखी हैं कि किस तरह हमारे जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, किस तरह सेवा के कामों को जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। ऐसी अनेक बातें मैंने उनके जीवन से प्रेरणा लेके सीखी है और यही बातें मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अब भारती जी आपकी बारी है। एज अ पार्टनर आपको सुरजीत जी की अच्छी चीज़ें बतानी है और बुरी चीज़ें भी बतानी है। बुरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। यानी ये सिर्फ मैं ऐसे तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि सबके सामने, मेरे तो किसी जन्म के पुण्य थे जो मुझे पति के रूप में वो मिले हैं और बड़ा सौभाग्य है मेरा। और ऐसा तो कुछ भी, बुराई तो कुछ भी नहीं है और अच्छाई तो इतनी है कि अब मैं बता नहीं सकती क्या क्या पॉइंट गिनाऊंगी। सब कुछ बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैं सोचती थी शादी के पहले कि यदि यानी मेरी शादी हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो मेरी भावनाओं को समझ सके, यानी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो मतलब मुझे समझ ले कि मुझे क्या चाहिए, यानी मैं क्या चाहती हूँ। तो वो सबसे बड़ी चीज़ जो गुरुजी की कृपा से मुझे मिली। और दूसरी चीज़, शादी के पहले से ही मैं बहुत पूजा पाठ, यानी मेरा 2-3 टाइम, जैसे मैंने गुरु दीक्षा ली है तो मेरे नियम रहते थे। तो मेरी मम्मी अक्सर मुझे डांटा करती थी कि इतनी पूजा मत किया करो, ससुराल जाओगे तो इतना समय तुम्हारा पता चला पति को पसंद नहीं रहा। तो मुझे वही चिंता लगती थी कि पता नहीं पति कैसा मिल रहा है, पूजा पाठ वाला नहीं मिला तो मुझे इतनी पूजा करने नहीं मिलेगी। तो यहाँ आई तो मुझे और बढ़ के मिले। तो ये सब एक पॉजिटिव जो हमारी सोच रहती है कि सब कुछ अच्छा हो और एक अच्छे रास्ते पे चलने वाले की जो मेरी जैसी इच्छा थी उससे बढ़ के दिया भगवान ने। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यानी एक किसी भी जो महिला के लिए जो सबसे अच्छी एक सोच होती है अपने पति के लिए कि जो सारे अच्छाइयाँ जो होना चाहिए, जिन अवगुणों से वो डरती है, ऐसा कोई भी अवगुण नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हम दोनों की सोच एक जैसी है, यानी हम एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आज राजनीतिक क्षेत्र में या फिर हमारे घरेलू, यानी बहुत एक दूसरे को समझ के कार्य करते हैं। सुरजीत जी, अब आपको भी सेम क्वेश्चन है, आपको भी भारती जी की बुराई और अच्छाइयाँ दोनों बतानी है। अब उन्होंने तो बताई नहीं बुराई कोई। पत्नी के सामने बुराई बता ये भी बड़ी बात है। चलिए अच्छाइयाँ ही बता अच्छा यानी है, बता नहीं रहे डर के कारण। एक तो हमारे जीवन में कभी भी ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये देखना चाहिए कि गिलास पानी अगर आधा भरा है गिलास में तो हमको ये सोचना चाहिए कि आधा भरा हुआ है गिलास, आधा खाली है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छाइयों से भरी हुई है और एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कोई भी अगर कहीं सफल हो रहा है तो बगैर सहयोग के सफल हो ही नहीं सकते। अगर आज हम पार्षद बने या अध्यक्ष बने तो इसके पीछे सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ताओं की भी मेहनत है, तो उनकी मेहनत की सफलता का परिणाम हम हैं। तो ऐसे ही पति और पत्नी भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे की सफलता हो, असफलता भी अगर होती है, जीवन में आती है, तो वहाँ पर भी एक दूसरे को ढांढस बंधा के आगे बढ़ने में एक दूसरे को मदद करते हैं। तो वो मदद हर समय भारती की तरफ से मुझे मिलती है और
चूँकि अब बड़ी जिम्मेदारी भारती को मिली तो वो अपनी जिम्मेदारी तो निभा ही रही है, और मैं एक सहयोगी के रूप में वहाँ रहता हूँ। माने मेरे को अब बहुत कम ज़रूरत उनको मेरी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं सहयोगी की भूमिका में तो हूँ ही, क्योंकि उसी क्षेत्र में मैं काम करते आया हूँ। और मैं ये अनुभव करता हूँ कि शायद ईश्वर ने जो किया अच्छा किया, कि ये जिम्मेदारी अगर मेरे को मिलती नगर पालिका अध्यक्ष की, तो हो सकता है कि भारती सहयोग तो करती, लेकिन शायद घर से बाहर निकल के नहीं कर पाती, घर के अंदर ही रहते हुए करती। और जो उसके अंदर भी प्रतिभाएं हैं और भी जो कार्य क्षमताएं हैं, वो शायद जो घर के बाहर निकलने से बढ़ी हैं। मैं खुद अनुभव करता हूँ, ये स्वाभाविक बात भी है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, मैदान में जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो जब हमारी कार्य क्षमता बदल जाती, बढ़ भी जाती, तो उसके अंदर ये सब कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है। और अब मैं अगर अकेला रहता तो मैं तो अकेला ही काम करता, लेकिन आज 2 लोग वही एक काम को कर रहे हैं। काम तो पूरा उन्हें ही करना है, लेकिन मैं सपोर्टिंग हैंड के रूप में काम कर रहा हूँ। और चूँकि हमारा उद्देश्य है कि अच्छे कामों को करना, किसी काम में हस्तक्षेप, मैं बहुत सारी चीज़ों में वो इंडिपेंडेंट निर्णय लेती हैं, मैं ना हस्तक्षेप करता हूँ, मैं तो सिर्फ सुझाव देकर कौन से काम और अच्छे होना चाहिए वो बताता हूँ। तो वो खुद के अंदर, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जब अच्छी है, तो मुझे हस्तक्षेप करने की वहाँ ज़रूरत पड़ती भी नहीं और मैं करता भी नहीं, और उससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ता है। तो इसलिए हम एक दूसरे के सामंजस्य से वैवाहिक जीवन भी जी रहे हैं, और सेवा के क्षेत्र में भी जो हमारा जीवन है वो समर्पित होकर हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए कि सुरजीत जी ने पहला उपहार आपको क्या दिया था, पहला जो उपहार? यादगार हो? अच्छा, याद सभी कुछ यादगार है, सब अच्छा ही देते हैं। भारती जी ने आपको क्या दिया था सबसे पहले, कुछ उपहार याद आता है? मतलब कुछ नहीं दिया अभी तक, कुछ भी याद नहीं आया? देखो, दी हूँ, वो इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मैंने दी थी तो उनको पसंद नहीं। अच्छा, इसीलिए तो बताएं ना बताएं। तो उनने पहने नहीं थे, क्योंकि वो उनका ब्रांडेड नहीं था वो जो मैंने दी थी, तो उनको पसंद नहीं आया, तो उनने पहने नहीं थे। तो वो देखो, इस विषय पे मेरा कहना यह है कि मैं वस्तुओं को उपहार नहीं मानता, कि वस्तु तो क्षणिक है ये सब, लेकिन जो हमारा एक दूसरे के लिए समर्पित जीवन है, वो हर क्षण उनका दिया हुआ उपहार है। क्योंकि देखिए, जब संबंध जहाँ अच्छे ना हो, तो वहाँ आप हीरा मोती सोना चांदी कुछ भी ला के रख दें, वो सब व्यर्थ होता है। लेकिन जहाँ सुख शांति और संबंध मधुर हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ फीकी है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार वो मुझे मिली, और हम खुश होके ये जीवन जी रहे हैं और सेवा करते हुए जी रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण कर रहे हैं, घर द्वार की भी हम देखभाल कर रहे हैं, और हम बालाघाट नगर के लिए कुछ अच्छा कर सकें, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सकें, इसके लिए हम दोनों मिलके जीवन जी रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। जी, हमने जैसा कि कहा हमारे पूरे दर्शकों को कि हम एक विशिष्ट दंपत्ति से आपको मिलवा रहे हैं, तो दंपत्तियों में छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। कभी आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ कि कभी कोई नाराज़ हो गया हो, और अगर हुआ है तो फिर मनाने की शुरुआत किसने की, ये बताएं। सुरजीत जी से शुरुआत। हाँ, देखिए, ये भी होना चाहिए। जीवन में थोड़ा थोड़ा खट्टे मीठे पल आते हैं और आना भी चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है। तो ऐसे अवसर आए हैं, और मेरा मानना है कि समझौते का पहला कदम भारती की तरफ से ही बढ़ा। क्या बात है, क्या बात है। तो बताइए, एक चीज़ ये बताइए कि आपने कहा था कभी कि आपको खाने में जो एक चीज़ कुछ पसंद है और वो शायद कुछ भैया को पसंद नहीं, ऐसा कुछ था? कोई एक सब्जी? भट्टा। वो अभी भी भट्टे की स्टोरी क्या है? वो भट्टे की स्टोरी ये है कि इनका मानना ये है कि भट्टे में ऐसे कोई भी अच्छे तत्व नहीं होते जिसको खाने से कोई फ़ायदा हो। तो ऐसी सब्जियां खाओ जिनको खाने से हमारी सेहत बनती है, जैसे मुनगा, लौकी, कुम्हड़ा,
और ये सारी चीज़ें हम नहीं खा सकते बार बार, ये कभी हम हफ्ते में एक बार ही खा सकते हैं। और जनरली इनको जो सब्जियां पसंद है वो मतलब मैं नहीं खा सकती। ऐसा मतलब भैया को ऐसी कौन सी सब्जियां पसंद है? यही लौकी, कुम्हड़ा, मुनगा, गंवार अब फली। इनको ऐसी कौन सी सब्जी पसंद है जो आप नहीं खा सकते? भट्टा। तो ये स्टोरी है। देखिए भट्टा जो है यहाँ ना, पे हमारा थोड़ा सा तालमेल गड़बड़ हो जाता है खाने की चीज़ों में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मतलब कम खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा खाती हूँ कि वो दिन भर के लिए सफिशिएंट हो। और इनका ऐसा रहता है कि जैसे खाना भी खा रहे हैं तो वो उबला हुआ, मतलब स्टीम वाला उबला हुआ, बिना तेल का, बिना मिर्च का, इवन कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस उबला हो, नमक और तेल वेल, फिर ऐसा। और खाना हम एक आध बार कभी मजबूरी में ही खा सकते हैं, रोज़ तो नहीं खा सकते ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है, ये भी एक जीवन का हिस्सा है। लेकिन सुरजीत जी, अब एक ये तो बहुत अच्छी नोक-झोंक वाली बातें सामने आ गई, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो आपसे हम अब जानना चाहेंगे। वो ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये तो चांदी का चम्मच लेकर आए हैं, या ये गौरी भाव के गुड लिस्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष भी आपने ज़रूर देखा होगा। अपने बचपन के दौर से अगर हम बात करें आपके, तो कैसा कुछ कभी कोई संघर्ष के क्षण याद आते हों, वो ज़रूर बताएं। देखिए, जब हमने विद्यार्थी परिषद के समय राजनीतिक जीवन में, छात्र राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती। हमें 2-3 सीआर बनाना भी कठिन होता था यहाँ के पीजी कॉलेज में। और चूँकि सरकार भी कांग्रेस की हुआ करती थी, तो बहुत सारे प्रकार के दबाव प्रोफेसर्स पे होते थे, तो हमारे कई फॉर्म रिजेक्ट हो जाया करते थे, ऐसी कई चीज़ें। तो हमने उस समय, जैसे आपको याद होगा, एक बार नूतन कला निकेतन में एक नाटक का आयोजन किया गया था। हबीब तनवीर या कौन था वो नाटककार, अपने बड़े फेमस, जिनके बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, जिन्होंने एक कुछ ऐसा नाटक बनाया था जो विवादित था कांग्रेस सरकार के समय। तो उस समय नूतन कला सुभाष चौक में लाठीचार्ज भी हुआ था। फिर एक बार 2011 में एक चंगाई सभा का जब हम लोग विरोध करने गए थे, तो उस समय बहुत पिटाई हुई थी। वो पिटाई भी हर समय याद आती है, लेकिन ये प्रेरणा भी मिलती है कि अगर कभी कहीं गलत हो तो उसका विरोध हमें करना चाहिए, लेकिन सही रास्तों से। उसके लिए हमें कोई गलत रास्ते, उस समय भी हमने कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया था, लेकिन वो कुछ समझने समझाने में कुछ ऐसी बातें हो गई थी, तो वो घटना कारित हो गई थी। लेकिन वो माने मेरे राजनीतिक जीवन की एक बड़ी घटना थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिटाई मेरी ही हुई थी। डंडे मैंने ही खाए थे। और भाजपा कार्यालय में हमारे एक सेवक थे, तो उनका भी सिर वगैरह उस समय फूटा था। और उस समय रात भर थाने में लाठीचार्ज चलता रहा था, पूरी रात हम धरने पर थाने में बैठे थे। और भी ऐसे कई बार अवसर आए कि जिसका मैंने कुछ बातों का मुखर होके विरोध किया, जहाँ करना रहता था, और जहाँ अगर पक्ष रखना रहता था तो पक्ष भी रखता था। हमने देखा कि गौरीशंकर बिसेन जी, आप दोनों से बहुत विशिष्ट स्नेह रखते हैं, तो ये कैसा नाता बना उनसे, किस तरह का ये रहा पूरा सफ़र? हो सकता है पूर्व जन्म का ही कोई रिश्ता रहा हो। और भाऊ के साथ जो एक दिल का रिश्ता है, ये राजनीतिक जीवन तो ठीक है, अभी मैंने राजनीति में बाद में प्रवेश किया, लेकिन मैं जब से शादी होके आई और मैंने जब से उनको देखा समझा, तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी और बहू के रूप में ही स्वीकार किया है। यानी मैं शुरू से ही उनको ये बोलते सुनती थी कि मौसम और पायल के बाद इनका नाम लेके कि ये मेरा बेटा है। और किसी से भी मिलवाते थे मुझे, तो यही बोल के मिलवाते थे कि ये मेरी बहू है, मेरी बेटी है, घर की सदस्य है। इवन मौसम दीदी और पायल दीदी ने भी कभी मतलब ये नहीं सोचा कि ये कोई दूसरी है ना, वो बिल्कुल उनके साथ ऐसा लगता ही नहीं है कि यानी मैं उनकी रियल भाभी नहीं हूँ या सिर्फ एक मुंह बोला रिश्ता है, ऐसा कभी उनने महसूस नहीं होने दिया। और बहुत मान सम्मान और एक अपनेपन के साथ
उनके साथ हमेशा वो अपनापन महसूस होता है। जब घर जाओ या किसी फंक्शन में मिलो तो यानी बहुत वो इतना कोऑपरेट करके चलते हैं हर चीज़ में, मिलना जुलना, और कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक जैसे घर के लोग तैयारी करवाते हैं वैसे पूरा अंदर तक पूरापन, मतलब ये पद मिलना या ना मिलना ये तो बात की चीज़ है, लेकिन मैं शुरुआत से ही बता रही हूँ कि शुरुआत से ही उन्होंने इतना मान सम्मान दिया कि वो हमेशा हमारे लिए सम्माननीय है। जैसे एक घर के बुजुर्ग की तरह मेरे ससुर हैं जैसे, तो उतना ही सम्मान मैं उनको भी देती हूँ, और मेरे बच्चों से भी उनका बहुत लगाव पहले से ही रहा है। जी। और अब चूंकि समय जो है वो हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस दौर को और आगे बढ़ाएं, तो चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों से आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत आपसे करते हैं। मैं आपको रोकूंगा, जैसे आपने भाऊ के विषय में पूछा तो उनके विषय में बोलूँगा कि शायद उनके जैसा नेतृत्व और नेता हमें नहीं, या भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बालाघाट जिले और महाकौशल क्षेत्र को कब मिलेगा मैं तो नहीं जानता, क्योंकि उनके अंदर जो सोच, और देखिए उनकी कभी आदत नहीं रही कि उनका कोई बहुत प्रिय कार्यकर्ता है तो उसको ये बना दें। उनके एक तो उनका सभी से समान स्नेह और प्रेम रहता है। वे एक सामान्य व्यक्ति भी उनसे जो मिलने पहुंचता है वो ये कभी नहीं पूछते किस दल, किस गांव, किस जगह से आप हो, और वो सहजता से उनके लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं। और देखिए अगर हमको यहाँ पहुँचाने में निश्चित तौर पर उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि वो नेता हैं हमारे भी, भारतीय जनता पार्टी के भी और इस क्षेत्र के भी, लेकिन उन्होंने इस कारण नहीं पहुँचाया है कि उनका हमसे विशेष स्नेह, उनका सभी कार्यकर्ताओं से समान स्नेह होता है। हाँ, लेकिन हमने उनका ये विश्वास जीता कि हम इस लायक हैं, और संगठन और हमारे वो नेता नेतृत्व करता है, उनको ये लगा कि हाँ हम इन पे विश्वास कर सकते हैं। देखिए हम विश्वास जब तक किसी के अंदर पैदा नहीं करेंगे तब तक कोई विश्वास नहीं करता। ये कोई मिठाई नहीं है कि किसी को दुकान से उठा के दे दी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सोच समझ के सूझबूझ के देने वाली चीज़ होती है। तो संगठन भी और हमारे नेतृत्वकर्ता भी इस बात का बहुत मापदंडों में सोचते हैं, तब कोई जिम्मेदारी तय करते हैं। और हमने भी ये जिम्मेदारी ली है सेवा करने के लिए, और हम पूरा प्रयास संगठन, हमारे सभी पार्षद और सबके साथ मिलकर और आम जनों के साथ मिलकर ये प्रयास करेंगे कि जो परिकल्पना हमारे नेतृत्व की, हमारे संगठन की और बालाघाट नगरवासियों की है, उस पर हम खरे उतरें और वो सब काम कर सकें। और मैं अंत में यही कहूँगा कि अभी इस वर्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है नशा मुक्त भारत बनाने का। तो हम सब लोग इसमें जुड़ें और संकल्प लें कि ना मैं नशा करूँगा ना करने दूँगा, क्योंकि नशा नाश का कारण होता है। और घर पे एक व्यक्ति भी अगर नशे की लत में पड़ता है तो पूरा परिवार उसके पीछे परेशान होता है, और व्यक्ति नशे की आदतों में पड़ के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अपना और अपने परिवार का नुकसान करता है। इसलिए नशे से दूर रहें, और अगर हमारे आसपास कोई नशे की आदत में है तो उन्हें दूर करने का प्रयास करें। योग, ध्यान, प्राणायाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, और हम स्वच्छ सुंदर बालाघाट बनाने के लिए, पॉलीथीन मुक्त बालाघाट बनाने के लिए सभी लोग संकल्पित हों। चूँकि जब से भारती को जिम्मेदारी मिली है तो मैं भी साथ में जाता हूँ, बहुत जगह देखा हूँ कि सबसे बड़ा अगर पर्यावरण का कोई दुश्मन है तो वो पॉलीथीन है, और पॉलीथीन से ही सबसे ज़्यादा कैंसर का कारक भी पॉलीथीन है, प्रदूषण का कारक भी पॉलीथीन है, नालियों का जाम होने का, चोक होने का कारण भी पॉलीथीन है, और पर्यावरण को दूषित करने का भी सबसे बड़ा कारण पॉलीथीन है। इसलिए पॉलीथीन मुक्त हमारा बालाघाट, हमारा देश हो, इसके लिए हम सब लोग संकल्पित होकर पॉलीथीन का त्याग करें और स्वच्छता को अपनाएं। भारती जी, चलते चलते तमाम दर्शकों से क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लगातार तीसरी बार नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई है, इसके लिए मैं पूरा श्रेय जनता जनार्दन को
हमारे पूरे संगठन को दूंगी। और इतना विश्वास जो शहर की जनता ने हम पे किया है, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि हम उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। जिस सोच के कारण उन्होंने हमें यहाँ बिठाला है, मैं अपने पूरे पार्षदों की टीम के साथ, अपने भाजपा परिवार के साथ मिलके पूरी मेहनत के साथ जो एक सेवा के संकल्प को लेकर हम सामने आए हैं, उस सेवा के संकल्प को पूरा करेंगे। अभी कुछ आर्थिक परेशानियों, कुछ मद की कमी के चलते जो आर्थिक संकट से नगर पालिका को गुजरना पड़ रहा है, अभी हमें बैठे हुए मात्र 4.5 महीने ही हुए हैं और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ही हम इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। और फिर भी इतनी आर्थिक कंडीशन ख़राब होने के बाद भी शहर में और वार्ड वाइज विकास कार्य हमारे चालू हैं, क्योंकि आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, उनका हमारे साथ हाथ है और वो हमेशा विकास कार्यों में जहां शहर और पूरे ज़िले के लिए अग्रसर रहते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने नगरवासियों को कि वो भी एक परिवार वालों की तरह हमें मदद करें। जो भी कार्य नगर पालिका के द्वारा किए जाते हैं, मैं नहीं समझती कि हम एक परिवार से अलग मैं मानती हूँ किसी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मुझे एक परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है, तो मैं भी ये मानती हूँ कि पूरी शहर की जनता मेरा अपना घर है, मेरा परिवार है, उनकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगी, नगर पालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी संकल्प लिए जाते हैं, उन सभी संकल्पों को पूरा करने में वो हमारे सहायक बने। तो मेरा यही मानना है कि उन सभी कार्यों में नगरवासी हमारी मदद करें और सामने आएँ। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि पॉलीथीन मुक्त हमें शहर बनाना है, मैं यही निवेदन करूंगी कि पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें और स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में हमारी मदद करें। जी, आप दोनों ने इतनी अच्छी बातें हमसे साझा की, अपना समय हमें दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हमारे साथ थे सुरजीत सिंह ठाकुर और श्रीमती भारती ठाकुर, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी अनकही बातें हमारे साथ बांटी। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, इसके लिए देखना ना भूलें। अनकही बातें, थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट पर। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।